पोस्टुलेट थर्ड। देखो वीएसी पीआर थ्योरी का जो पोस्टुलेट थर्ड है वो आपको बॉन्ड एंगल की इंफॉर्मेशन देता है। देखो इट डील्स द बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है ना? इट डील्स द बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल। देखिए वीएसी पीआर थ्योरी के बेसिस पर आप बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे डिसाइड कर सकते हो। देखना इधर देखो सभी, देखो बॉन्ड एंगल देखने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले देखना है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। सबसे पहले क्या देखना है, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। देखो मॉलिक्यूल की शेप के बाद में देखना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हालांकि जब मॉलिक्यूल की शेप आप देखोगे तो शेप भी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखनी है, लेकिन सबसे पहले फोकस आपको शेप पर करना है, हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं करना। उसके बाद किस पर करना है, हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको फोकस करना है नंबर ऑफ लोन पेयर पर, नंबर ऑफ लोन पेयर। देखो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान देना ट्रेंड है, एक ट्रिक हो गई, मतलब आपको 1 बाय 1 चलना है। पहले क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना है, जब यहाँ से सॉल्व नहीं हो तो आप किस पे चलना है, जब यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप किस पे चलना है, जब यहाँ से भी सॉल्व नहीं होता है तो आपको इस पे चलना है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो केस बनते हैं। देखिए एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और एक सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पर दो केस ले लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। देखो यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। देखो समझना कैसे, जैसे मैंने यहां पर ये केस ले लिया ए बी टाइप का। अब इधर देख लो, देखो यदि सेंट्रल एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो क्या होगा। देखो यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। देखो यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, सेंट्रल एटम की तरफ चला जाएगा ना। तो बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा। देखो बॉन्ड पेयर जैसे सेंट्रल एटम की तरफ शिफ्ट होगा तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी। डिस्टेंस कम होने का मतलब रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो एक्सपेंड हो जाएगा, जिससे बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, रिपल्शन कम होगा, रिस्टेबिलिटी वापस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रिपल्शन क्या ज्यादा है, देखिए यहाँ पर है मोर रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, क्योंकि रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बी इधर जाएगा और ये बी इधर चला जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल एक्सपेंड हो जाएगा। तो अगर दो मॉलिक्यूल है जिनमें एक में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एक में ज्यादा है, तो जिसमें भाई सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लेकिन आपको सिस्टमेटिक चलना है, ये लास्ट में अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन पहले ही सोल्व हो गया तो आपको यहाँ तक नहीं देखना। समझ में आ रहा है? एक केस यहाँ पर ये हो सकता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, अब यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, देखो समझना। देखो ध्यान देना, ये ए बी और बी ये केस है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की इंक्रीज हो रही है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होगा, वो सराउंडिंग की तरफ शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होगा। देखो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग की तरफ शिफ्ट होते यहाँ का रिपल्शन कम हो गया ना, यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा, डिक्रीज, रिपल्शन डिक्रीज। अब एक बात ध्यान देना, रिपल्शन इंक्रीज होने से, मोर रिपल्शन मतलब रिपल्शन इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होने से डिक्रीज होगा नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पर डिक्रीज होगा।
तो ध्यान देना, जब भी आपको बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, आप इसको फॉलो करना। इसको फॉलो करोगे सिस्टमेटिक, मतलब सबसे पहले ये देखोगे, उसके बाद ये देखोगे, जब यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो ये देखोगे, जब यहाँ भी सॉल्व नहीं हो तो यहाँ पर जाना है। अगर सपोज करो क्वेश्चन यही से सॉल्व हो गया तो आपको इन पर जाने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है? देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये लेता हूँ, देखो एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मैंने लिया ICl2 माइनस CO2 BF3 SnCl2 H2O H2S NH3, ठीक है ना, NH3, ये अपन ने केस ले लिया। और एक ले लिया जैसे NH4 प्लस, ठीक है ना। मान लो आपको इनको बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, देखो ध्यान देना तरीका क्या बताया। सबसे पहले क्या देखोगे, शेप देखोगे, ठीक है ना। शेप देखोगे तो ध्यान देना ICl2 माइनस sp3d 3 लोन पेयर लीनियर है। शेप कौन सी होगी इसकी, शेप हो गई भाई लीनियर, इसकी शेप हो गई लीनियर, यहीं पर लिख दूंगा ना लीनियर, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके शेप लीनियर है, CO2 लीनियर है ये, तो ये भी हो गया CO2 भी लीनियर। अब देखो BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पर एक लोन पेयर 2 सिग्मा, वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेकिन लोन पेयर आ गया। देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन 2 लोन पेयर है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है 2 लोन पेयर है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है 1 लोन पेयर है, यहाँ पर sp3 कोई लोन पेयर नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो लीनियर में होगा ना, सीधा 180 का, तो लीनियर आ गया तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा उसी का है, चाहे हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इन दोनों में लीनियर है, दोनों में बॉन्ड एंगल समान है, 180 डिग्री का होगा 180 डिग्री का। तो देखो ICl2 माइनस, और इतना ही बॉन्ड एंगल किसका है, इतना ही किसका है, CO2 का, दोनों का बॉन्ड एंगल समान हो गया। यहाँ पर देखो sp3 ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, यहाँ पर कर देता हूँ लीनियर। किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो इधर देखना, यहाँ पर ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा, पहले शेप क्यों देख रहे थे, समझ में ना। पहले हमने शेप क्यों देखी, क्योंकि भाई हाइब्रिडाइजेशन जो भी है अगर शेप ही लीनियर हो गई तो बॉन्ड एंगल तो बढ़ गया ना, इसलिए अपन सबसे पहले फोकस किस पर करेंगे, शेप पर करेंगे। अब देखो बाकी केस में देखना, sp3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन, sp3 के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 के केस में कितना होता है, 120 डिग्री होता ही नहीं होता, और sp के केस में 180 डिग्री लीनियर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp3 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 sp3, ये तो फिक्स हो गया कि sp2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से ज्यादा है, सॉरी sp2 में बॉन्ड एंगल sp3 से ज्यादा है। sp2 के केस में बॉन्ड एंगल कितना 120 का होता है, और sp3 के केस में 109 डिग्री 28 मिनट, इसका मतलब sp2 के केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का केस हो रहा है। sp2 वाला पहले रखोगे, sp3 वाला बाद में। अब यहां पर sp2 तो 2 केस में है ना, तो 2 केस में तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। देखिए यहाँ पर कोई लॉन पेयर नहीं है, जबकि यहाँ पर 1 लॉन पेयर आ गया, लॉन पेयर आने के साथ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा तो किसका हुआ, BF3 का, तो ये हो गया भाई BF3। BF3 के बाद में कौन सा होगा, SnCl2। देखो दोनों में sp2 है या नहीं, लेकिन इसमें लॉन पेयर 0 है और इसमें लॉन पेयर कितना है, 1 है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हैं, लॉन पेयर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल कम होगा, नहीं होगा, घटेगा ना। समझ में आ रहा है। अब देखो sp2 का केस सोल्व हो गया, अब बाकी जितने भी बचे वो किसके केस है, sp3 के केस है। अब देखो इधर देखना, sp3 के केस में यहाँ पर देखो कितने लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर,
यहाँ पर कितने 2 है, यहाँ पर कितने 1 है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं, इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो इसी का होगा ना, क्योंकि लोन पेयर बढ़ने के साथ तो बॉन्ड एंगल कम होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हुआ, NH4 प्लस का। देखो NH4 प्लस से कम, देखो इसके अंदर कितने आ गए 1 लोन पेयर, इसके अंदर 2 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, इसका मतलब ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर 1 ही है, तो यहाँ पर होगा NH3। इसके बाद कौन सा होगा, देखो अब 2 बचे अपने पास, दोनों में, इसमें 2 लोन पेयर, इसमें भी 2 लोन पेयर, लोन पेयर भी समान हो गए ना, लोन पेयर भी समान होते ही अब आप चलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। देखो दोनों में सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये केस भी नहीं है, लेकिन सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो देखो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसमें है, वाटर में, इसका मतलब है कि वाटर में बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना। तो पहले तो आएगा H2, उसके बाद आएगा H2S। देखो लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर 0 है, लोन पेयर यहाँ पर 0, यहाँ पर लोन पेयर 1 है, यहाँ पर लोन पेयर 2 है, यहाँ पर लोन पेयर 2 है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के क्या है, सल्फर से ज्यादा है, और ये सभी केस किसके हो गए, sp3 के हो गए। कोई डाउट है किसी को? तो बॉन्ड एंगल की क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इसको कैसे अप्लाई करोगे वो समझ में आ गया होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले शेप ही देखनी है, शेप के बाद में देखना है हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि शेप भी आप जब निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही निकालोगे, लेकिन फोकस सबसे पहले आप किस पे करना है, इसके बाद इस पे करना है। जब यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तब आपको लोन पेयर देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाना है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग के देखोगे, सेंट्रल की वो डिपेंड करता है वेरी किसकी कर रही है। जैसे यहाँ पर किसकी वेरी कर रही थी, यहाँ पर देखो सेंट्रल वाले की वेरी कर रही थी ना, इसलिए अपन ने इसको देखा। अगर सराउंडिंग की वेरी करते तो इसको चेक करते। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना, करो देखो इसका नोट। कर लिया सबने? हाँ ये कर लिया कि सबने, हो गया ना। चलो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो इधर देखो सभी, जैसे ये तो ये क्वेश्चन है, आपको बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। देखो आपको देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ये आपको देखना है, ठीक है ना। ए देखो NH4 प्लस, NH3, NH2 माइनस, बी NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO2, सी CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2, PO4 माइनस 3, CH4, और यहां पर ले लेते हैं हम H2O NH3, ठीक है ना। इनमें आपको बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना। करो देखो जल्दी से। हो गया, कर ले, कर लेना सबने, ओके। चलो इधर मैच कर लेना। देखो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp3, यहाँ पर भी sp3। अब लॉन पेयर देख लेते हैं। लॉन पेयर इक्वल यहाँ पर 0, लॉन पेयर इक्वल यहाँ पर 1, लॉन पेयर इक्वल यहाँ पर 2, यही होगा ना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन का केस है ही नहीं, सभी में सेम हो गया। तो अब लॉन पेयर देखो, लॉन पेयर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें हुआ, इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। ये डायरेक्टली किसका ऑर्डर आ गया, बॉन्ड एंगल का
ऑर्डर आ गया। समझ में आ रहा है? अब इसमें देखते हैं, देखो NO2 माइनस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, NO प्लस sp हाइब्रिडाइजेशन निकाल रखा है ना, और NO2 इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो लोन पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर 1 लोन पेयर है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है बल्कि ऑड इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक लोन पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल करेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन? ऑड इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो रिपल्सन ज्यादा कहाँ पर होगा? लोन पेयर के केस में। इसका मतलब यहाँ पर साइज कब शेप का ये बॉन्ड एंगल कम होगा और यहाँ पर ज्यादा होगा, जबकि ये तो sp है, ये तो लीनियर है, लीनियर में तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ये हो गया लीनियर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हुआ? बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हुआ NO2 प्लस, उससे कम इन दोनों की बात करेंगे, इसमें रिपल्सन ज्यादा है, इसमें रिपल्सन कम है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा? देखो NO2 का, उससे कम NO2 माइनस का। देखिए इसको मैं अलग से बता देता हूँ आपको, ये कर रखा है सबने, कर रखा है ना, देखिए यहाँ पर अलग से बता देता हूँ। देखिए इधर देखना सभी, जैसे हम बात करें NO2 माइनस और NO2 प्लस की, देखो NO2 माइनस और इसकी NO2 की, NO2 देखो NO2 माइनस का मतलब तो ये हो गया, ये यहाँ पर लोन पेयर है, ये -1 चार्ज। NO2 का मतलब ये हो गया, यहाँ पर लोन पेयर नहीं बल्कि यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर है और ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन, या बोल दो इसको फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पर ये जो रिपल्सन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होगा नहीं होगा? ये मोर रिपल्सन होगा ना, मोर रिपल्सन, रिपल्सन भाई ज्यादा होगा तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ का वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ पर कम होता है और यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कंपेरेटिवली क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बॉन्ड एंगल इस केस में कम है, इसमें ज्यादा। यहाँ पर रिपल्सन कम है, देखो लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन। ठीक है ना? तो बॉन्ड एंगल इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। NO2 में बॉन्ड एंगल NO2 माइनस से ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा ऑर्डर। इसमें तो सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, शेप लीनियर हो गए। अब इसकी बात करें, देखो CO3 माइनस 2 sp2, यहाँ पर sp3 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 sp3। समझ में आ रहा है? देखो लोन पेयर की बात करेंगे तो sp2 का तो एक ही केस है, बाकी सब sp3 के है। तो sp3 वाले में देख लो, क्योंकि sp2 में तो ऐसे भी ज्यादा ही होगा बॉन्ड एंगल। sp3 वाले में देख लो, यहाँ पर लोन पेयर 0 लोन पेयर, सल्फर पे कोई लोन पेयर हो गया क्या? नहीं होगा। यहाँ पर भी लोन पेयर 0 है, यहाँ पर भी लोन पेयर 0 है, यहाँ पर लोन पेयर 2 है, यहाँ पर लोन पेयर 1 है। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किस में होगा? CO3 माइनस 2 में, या तो 120 का होगा सीधा ही। ठीक है? तो देखो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा तो गया भाई CO3 माइनस 2 में। अब इनमें कंपेयर करेंगे, देखो sp3 0 लोन पेयर, इसका मतलब सभी में बॉन्ड एंगल समान होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इन तीनों के अंदर बॉन्ड एंगल बराबर होगा, SO4 माइनस 2, PO4 माइनस 3 और CH4। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन तब भी sp3, लेकिन लोन पेयर इसमें 2 है, इसमें 1 है। जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा किसमें है? NH3 में। तो देखो इससे कम हो गया NH3 और इससे भी कम हो गया H2 में। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं, समझ में आ रहा है सबको? ये क्लियर है सबके? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट तब पड़ता है, ठीक है ना, देखो जब सभी सराउंडिंग एटम अलग अलग हो, या मैं कह दो लोन पेयर प्रेजेंट हो।
देखो अभी अपन एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो समझना, यदि ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना। यदि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं हो, प्लस सेंट्रल एटम के चारों ओर केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और सभी सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल हो, तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ध्यान देना मैंने क्या बोला, यदि सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की फॉर्म में हो, सभी सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल हो, तो सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? ये कर ले सबने, ये कर रखा है ना, मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को। देखो इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। इफ all electrons around the central atom present H bond pair of electron, ठीक है ना? If all electrons around the central atom present as bond pair of electron and all surrounding atoms are identical, then electronegativity of central atom as well as surrounding atom, then electronegativity of central atom as well as surrounding atom does not alter the bond angle। ध्यान देना मैंने क्या लिखा, देखो if all electrons around the central atom present as bond pair of electron, पहली कंडीशन है सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की फॉर्म में हो, एंड ऑल सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल, और सभी सराउंडिंग एटम क्या हो, आइडेंटिकल हो, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग एटम, तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट अल्टर द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल को चेंज नहीं करती। समझ में आ रहा है यहां तक? एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं अपन, समझना ये कर रखा है नीचे वाला सबने। देख एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, देखो बॉन्ड एंगल हमने केस लिया यहां पर, ध्यान देना CH4 CF4 CCl4 CI4 सभी में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है, सभी में बॉन्ड एंगल बराबर है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की चेंज हो रही, देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन है ना, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन वाला छूट गया ना, लिख लेते हैं यहाँ पर, ये CbR4। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग की चेंज हो रही है, लेकिन क्या बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं होने का रीजन क्या है भाई? यहाँ पर जैसे अपन ने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करी, देखो टेट्राहेड्रल बनाकर बताता हूँ आपको मैं, समझना। देखो ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बना देता हूँ, ये देखो इधर देखो सभी, ये अब देखो यहाँ पर आप सराउंडिंग एटम चेंज कर रहे हो, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन और ब्रोमीन। हाइड्रोजन सबसे छोटी साइज का है, अब हाइड्रोजन को आप हटाकर जब यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ोगे, तो भाई यहाँ पर जोड़ा है तो यहाँ सभी जगह तो जोड़ा है, तो देखो जितना रिपल्सन यहाँ पर बढ़ा, भाई हाइड्रोजन से फ्लोरीन कहाँ पे बढ़ा है, तो जितना रिपल्सन यहाँ पर बढ़ेगा उतना यहाँ बढ़ेगा, उतना यहाँ पर, तो सब जगह से जब रिपल्सन बराबर बढ़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होगा नहीं होगा? बैलेंस होते ही क्या बॉन्ड एंगल चेंज होगा? नहीं होगा। अगर मान लो आपने आयोडीन जोड़ दिया तो आयोडीन की साइज और भी बढ़ी है, तो जितना यहाँ पर बढ़ेगा उतना यहाँ पर बढ़ेगा, उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर, तब भी चेंज नहीं होगा। कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है?
देखो सेंट्रल की चेंज करके देख लेते हैं, जैसे बॉन्ड एंगल नेक्स्ट केस बना रहा हूं, है ना। पहले सराउंडिंग का एक और केस लिख देता हूं, जैसे BH3 BF3 BCl3, देखो BCl3 BI3 BBr3 और BI3, ये केस यहाँ पर ले लिया। देखो ध्यान देना, BH3 BF3 BCl3 BBr3 BI3 सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, सभी में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, सभी में बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री का है, इसका मतलब समान हो रहा है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखो सेम है, सभी में बोरॉन है, लेकिन सराउंडिंग की चेंज हो रही। क्या सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने से बॉन्ड एंगल चेंज हुआ? नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, इधर देखो, नेक्स्ट केस यहां पर देखते हैं। देखो इधर देखो सभी, जैसे ये केस लिया मैंने SO4 -2 PO4 -3 SiO4 -4, यहां पर वही बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखना है। बॉन्ड एंगल देखो सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, सभी में सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन सेंट्रल चेंज कर रखा है। देखो सल्फर फॉस्फोरस सिलिकॉन, सिलिकॉन के अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉस्फोरस के अलग है, सल्फर के अलग है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने से बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा। सभी में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है बॉन्ड एंगल। ये क्या सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने से बॉन्ड एंगल चेंज हुआ? नहीं हुआ। देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, जैसे हमने लिया CH4 SO4 -2 SiO4 -2 CBr4, ये ले लिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp3, सभी के केस में देखो सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल है, कोई लोन पेयर नहीं है, सभी में ऐसा ही हो रहा है, सभी में बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है। देखो यहां पर तो हमने सेंट्रल की भी चेंज कर दी और सराउंडिंग की भी चेंज कर दी, सेंट्रल एटम की भी चेंज कर दी और सराउंडिंग एटम की भी चेंज कर दी, तब भी बॉन्ड एंगल चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। करने का मतलब हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, यदि सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हो? बॉन्ड पेयर की फॉर्म में हो, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं हो, और सारे सराउंडिंग एटम कौन से हो? आइडेंटिकल हो, तो सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। देखो नेक्स्ट केस, जैसे हमने लिया, देखो यहां पर बॉन्ड एंगल ये हो गया सभी में, ये। नेक्स्ट केस जैसे हमने लिया BH3 CO3 -2 SO3, ये ले लिया, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, जैसे BF3, ये ले लिया। देखो बॉन्ड एंगल सभी में 120 डिग्री का है। देखो सेंट्रल की भी चेंज हो रही है और सराउंडिंग भी चेंज हो रहा है, लेकिन किसी भी केस में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं आ रहा, और जिस भी केस को आप देखोगे सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल है। जिस यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे सेंट्रल के चेंज करो चाहे सराउंडिंग के चेंज करो। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि जो अपन ने पहले केस लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, वहां पर अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं देखी थी? क्योंकि वो आप तब देखते हो जब सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर आ जाए और सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल नहीं हो। अगर सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल है, सेंट्रल पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट चेक नहीं करोगे, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। कोई डाउट तो नहीं? तो पोस्टुलेट 3, VSEPR थ्योरी का पोस्टुलेट 3 हमें बॉन्ड एंगल की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल की इंफॉर्मेशन देता है। बॉन्ड एंगल आप कैसे डिसाइड करोगे? क्लियर हो गया होगा। बॉन्ड एंगल डिसाइड करते समय हमेशा सबसे पहले आपको शेप ही देखनी है, शेप के बाद हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि शेप भी आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे निकालोगे, लेकिन फोकस सबसे पहले आपको शेप पर करना है।
सेप के बाद हाइब्रिडाइजेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आपको नंबर ऑफ लोन पेयर देखना है। नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। उसके बाद आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि सेंट्रल एटम की बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और सराउंडिंग की बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, ये नोट कर रखा है सबने, कर रखा है सबने। देखो नेक्स्ट है पोस्टुलेट फॉर